boots, boots, cats, cats, boots and boots. ये बेसिक है, जैसे ये सब नेटफ्लिक्स पे मिस मैच सीजन 2 में भी इन्होंने परफॉर्म किया है, जो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जाके। इंडियाज गॉट टैलेंट जैसा एक प्लेटफॉर्म वहां पर भी जाके आ चुके हैं। क्यों लोग हैं मिलते और धड़कने सुनते, फिर प्यार की बातें करते रहते हैं। राम राम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राइटर बाबू और मारवाड़ लाइव के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज जोधपुर में और जोधपुर में मिले एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे कलाकार से जो राजस्थान के फर्स्ट फ्लूट बीट बॉक्सर है, साथ ही साथ सिंगर भी है, एक्टर भी है, डांसर भी है। लेकिन नाम आता है राजस्थान के फर्स्ट फ्लूट बीट बॉक्सर। इंडिया की बात करें तो इंडिया में दूसरे तीसरे नंबर पे तो है ही हमारे ये भाई, और कई अवार्ड्स ले चुके हैं, कई स्टेजेस पर परफॉर्म कर चुके हैं। इंडिया लेवल पे भी कई प्रोग्राम होते हैं तो उसमें भी परफॉर्म कर चुके हैं। जैसे आपको पता है कि इंडियाज गॉट टैलेंट जैसा एक प्लेटफॉर्म वहां पर भी जाके आ चुके हैं। लगातार मेहनत करते रहते हैं, बहुत प्यारा संगीत ये क्रिएट करते हैं अपनी फ्लूट से, अपनी बांसुरी से, साथ ही साथ बीट बॉक्सिंग भी उसमें ऐड करते हैं जिसका अलग ही मजा आता है। नेटफ्लिक्स पे मिस मैच सीजन 2 में भी इन्होंने परफॉर्म किया है, जो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जाके। चलिए मुलाकात करते हैं आशीष दादिच से। क्यों लोग हैं मिलते और धड़कने सुनते, फिर प्यार की बातें करते रहते। आंखों में बूंदे, धड़कने तेज है, सांसें बेचैन है। आंख में चोली खेले खेले, खुद बातों से मुखरे बिखरे बिखरे बादल है। दिखरे दिखरे सावन है, रोती रोती बारिशें, फिर वो आंगन में क्यों नाचे। तितली तितली सी ये है, झिलमिल सी ये है। आंखें खोले ही तो झट से फिर ये उड़ती है। नमस्कार आशीष जी, नमस्ते। कैसे हो आप? बस बढ़िया, शानदार। बढ़िया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला स्पेशली हमारे इस इंटरव्यू सेशन के लिए। काफी नाम सुना है, काफी लोगों के मुंह से, काफी लोग कह भी रहे थे कि जोधपुर में है तो आशीष जी से एक बार जरूर मिलना। और हम जब आपके प्रोग्राम्स देखे हैं, वीडियो देखे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमने नोटिस की। कितना आपको प्रयास लग रहा है इस चीज में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक आशीष जी, एक स्टूडेंट, फ्लूट बीट बॉक्सर कैसे बने? ये दरअसल ऐसा है, बहुत लंबी स्टोरी है कि मतलब बचपन से अपना वो होता है, किसी को अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो जैसे वो टेबल बजाएगा, मम्मी जब तक रोटी नहीं परोसे तब तक थाली बजाएगा, जी जी। कटोरियां बजाएगा। तो उस टाइप का वो म्यूजिक मेरे अंदर था पहले से। बीट्स की नॉलेज मेरे को, मैं स्टार्टिंग से मैं बहुत करता आ रहा था। टेबल बजा रहा हूँ, सोफा बजा दिया, कुछ भी सर बजा दिया, पापा के चंपी कर रहे हैं सर बजा दिया। तो स्कूल के अंदर एक मेरा फ्रेंड आया एंड 11th क्लास की बात है, मैं 11th में था। तब तक मैं ये नॉर्मल, ये ऐसा हर कोई गाने पे मैं बीट बॉक्स करता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था इसको बीट बॉक्स बोलते हैं। समझ लीजिए आप एक लकड़ी लेके और पत्थर से टक टक खेल रहे हैं, सडनली कोई आके आपको बोलता है भाई साहब ये तो क्रिकेट है, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार ये भी कोई आर्ट फॉर्म है, तो इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो आपने वो सब, तो मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने आके बताया कि जो तू कर रहा है इसको बीट बॉक्सिंग बोलते हैं। तब से फिर मैंने यूट्यूब पे और आप अपने ऊपर फिनिशिंग वगैरह किया। फिर जो भी ओपन माइक्स वगैरह हो रहे थे मैंने घर पे सुनाया, तो घर वाले तो कहे वो क्या कर रही है, समझ नहीं आ रही है, ओ माय आर्ट फॉर्म है। फिर जब मैंने परफॉर्म वगैरह करना शुरू किया तो घर वालों को लगा कि यार नहीं, कुछ तो है, टैलेंटेड है जी। तो लोगों ने फिर वहां से मेरे को पसंद करना शुरू किया। तो जब आपने ये परफॉर्म करना शुरू किया, फ्रेंड से पता चला कि बीट बॉक्स है, तो सबसे पहला सवाल तो ये कि जब आपने स्टार्ट किया तो स्कूल टाइम से आपने स्टार्ट कर लिया था? स्कूल टाइम से मैंने ऑलमोस्ट
स्टार्ट कर दिया, क्योंकि स्कूल तो देखो स्कूलिंग 12th तक होती है ना, मेरे तो 11th के एंडिंग सेशन में जो लास्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम, तब तक मुझे ऑलमोस्ट पता चल चुका था कि क्या होता है। तो 12th क्लास में भी वही स्टडीज में निकल गया, तब तक साल भर था घर पे प्रैक्टिस करने का। लेकिन ओपन माइक्स वगैरह का जब जोधपुर में चलाना आया, तब मैं फर्स्ट ईयर में था, और तब मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया था। और उसी टाइम नए नए हाइप में आया था कि ओपन माइक होता है कुछ। हाँ। तो इतना हमको नॉलेज था नहीं, तो हम जाके परफॉर्म करके आ रहे थे ऐसे। जी। तो ओपन माइक्स में भी आपने परफॉर्म किया, तो पहला आपने परफॉर्मेंस कैसे ओपन माइक्स में दिया था या किसी स्टेज शो पे? मैंने सबसे पहले ओपन माइक में ही दिया था, क्योंकि उस टाइम नए नए कल्चर आया था कि सारे आर्टिस्ट आते हैं, बैठते हैं, पोइट वाला पोइट्री सुनाता है, जी जी। डांस वाले भी डांस दिखाते हैं अपना, कोई ड्रामा है तो ड्रामा अपना दिखा रहा है, सिंगिंग अपना दिखा रहा है, गिटारिस्ट कोई इंस्ट्रूमेंटल है तो अपना मस्त इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है। तो मैंने कहा अपन को भी जाना चाहिए, और दोस्तों के बीच में होता है ना कि कुछ करना है इसको आगे भेजो, तो तब मैं हल्का सा शर्माता भी था कि यार क्या यार बेइज्जती होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आर्ट फॉर्म है तो तू कर। तो मेरे एक 2-3 फ्रेंड है जो उस टाइम पे भी वो बीट बॉक्स कर रहे थे, और उनको अच्छी खासी नॉलेज भी थी। तो मैंने कहा चलो अपन भी घुस जाते हैं लाइन में। तब मैंने बीट बॉक्स वगैरह परफॉर्म करना शुरू किया था, और लोगों को पसंद आने लगा कि यार। फिर नेक्स्ट ओपन माइक जो भी होता था, मेरे को पहले कॉल आता था कि आप आओ। ओके ओके। बात आपकी है कि आपने बीट बॉक्सिंग की फ्रेंड से पता चला, लेकिन इसमें फ्लूट बीट बॉक्सिंग, ये फ्लूट कैसे ऐड हुआ? फ्लूटिंग मतलब ये आपने बांसुरी बजाना शुरू किया और बीट बॉक्सिंग मिक्स की, तो ये कैसे? एक्चुअली क्या है कि मेरे को 12th तक तो ये था कि मेरे को म्यूजिक में कुछ ना कुछ तो सीखना है। जी। तो मेरे एक सर जो सरदार जी थे, मनप्रीत सर, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्ट डाल के रखते थे कि तू कॉन्गो बजा, ढोलक बजा। तो स्कूल लेवल पे जो प्रेयर वगैरह होती थी, जी। तो प्रेयर मेरे बिना होती नहीं थी। अगर मैं लेट आ गया तो पूरी स्कूल की प्रेयर 2 मिनट रुकती थी मेरे लिए, और तीसरे मिनट फिर नहीं रुकती थी, क्योंकि फिर मैं उनको पता चल जाता कि ये छुट्टी पे। तो प्रेयर मैं कराता था स्कूल में, तो वो कॉन्गो बजाता था, तो वहां से बीट्स की नॉलेज आ गई, तो एक दिमाग में पैटर्न फिक्स हो जाता है इंसान के कि बीट्स की नॉलेज अच्छे से हो गई। देन मैंने जब फर्स्ट ईयर में फ्लूट की, मैंने सोचा कि मैं अपन फ्लूट सीखते हैं, और फर्स्ट मेरे को इंस्पिरेशन कैलाश खेर जी का एक गाना है, चोक पूरा वो, तो उसमें जो लास्ट में वो बांसुरी बजती ना, वो मेरे को इतनी इंस्पायरिंग लगी कि यार नहीं, सीखनी तो बांसुरी है। जी जी। दिल को छू जाए किसी इंसान के, वैसा। बट ये मैं भूल गया था कि अगर मेरा जो बीट्स का पैटर्न है वो वेस्टर्न कल्चर में है, जी। बांसुरी पूरी क्लासिकल में आ जाती है। अब ये दोनों चीज तो जिंदगी में मेरे को ख्याल नहीं आया था कि फ्लूट बीट बॉक्सिंग नाम की कोई चीज होती है, जैसे बीट बॉक्सिंग के बारे में नहीं पता था। जी। तो एक दिन फ्लूट बजा रहा हूँ, बेसिक जो चल रहा है, सरगम जो चल रही है, फ्लूट बजा रहे फ्लूट, और अचानक से ये आता है। अब मेरे को समझ में आया कि जैसे ये है, मान ली बांसुरी है, अब इस पे सरगम जैसे बजती है। जी जी। ये सरगम बजते बजते एक दिन और जो जगह मिलती है, तो ऐसा एक दिन निकलने लगा। मैं कहा ओ माय गॉड, ये क्या हो गया मेरे भगवान, कि चलो इसमें कुछ जहाँ गैप्स मिल रहे हैं वहां पे मैं बीट्स को भी ऐड कर सकता हूँ, ये साउंड भी ऐड कर सकता हूँ, तो कुछ ना कुछ बन सकता है। अलग ही तो रेसिपी बन गई। अलग ही रेसिपी बन गई, समझ लीजिए। तो मैं फिर इस पे काम चालू करने लग गया। जी। इसमें भी मैंने अपने भैया को सबसे पहले सुना है घर पे। तो भैया ने कहा कि देख, तो ओपन माइक्स में जा ही रहा है अभी, तो कितने, उस टाइम ज्यादा ओपन माइक्स भी नहीं होते थे, 3-4 हुए होंगे। जी जी। तो नेक्स्ट ओपन माइक जब भी हो, तेरे को कॉल अगर आए तो तू जाके सुना देना। तो मेरे को आज भी याद है, रातानाडा के अंदर पर्पल सैफरन करके एक कैफे था, उसमें कायरा ओपन माइक हुआ था। ऋषभ भैया ने मेरे को बुलाया था, उन्होंने सबसे पहले बोला कि चल तू परफॉर्म कर। तो मैंने वहां पे परफॉर्म किया, और लिटरली आप यकीन नहीं मानोगे, जितने भी पहले मैंने परफॉर्म किए उसमें मेरे को कुछ नॉर्मल तालियां वगैरह कैसे करके नॉर्मल हो रहा था। लेकिन जब मैंने उस दिन परफॉर्म किया ना, लिटरली 4 जने उठ के आते हैं, मेरे को गले मिलाते हैं, और यूं यूं करते हैं कि ये क्या हो गया, वापस करवाते हैं मेरे से। तो मेरे से वापस परफॉर्म कराया, तब मैं भी एक बार डर जाता हूँ कि क्या हो गया, मैं तो फालतू टाइम पास करने आया था, ये तो चीज करने, ये लोगों को कितना क्या पसंद आ गया। तो सीरियसली जब लोगों ने वहां से स्टार्ट किया ना, नहीं भाई ये जोरदार गया, ये जोरदार गया, तब वहां से मेरा नाम बढ़ गया, फ्लूट बीट बॉक्सर। फ्लूट बीट बॉक्सर वो, अरे बीट बॉक्सर, वो बाबा बाबा। तो उस टाइम का कल्चर भी आने लग गया। आजकल हिप हॉप में आपको देखते हो, तो वो अरे बाबा बाबा, मेरे को चलो बढ़िया है, लोगों को जो पसंद आ रहा है उनको जो चीज अपन देते रहो, देने लग गए। ओके 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 ओके। वाओ। तो ये है फ्लूट बीट बॉक्सर की कहानी। और भी कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ओपन माइक से आपने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको स्टार्ट किया, एक एक्सपेरिमेंट ही था, ठीक है ना, एक अपनी तरफ से कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं बीट बॉक्सिंग। आज देश भर में नाम है फ्लूट बीट बॉक्सर आशीष जी दादीच,
राजस्थान में फर्स्ट फ्लूट बीट बॉक्सर, कई स्टेज पे परफॉर्म कर चुके हैं कई प्लेटफॉर्म से। तो ये जो सफर है, आज कई अवार्ड्स आपको मिले हैं, तो ये जो सफर है ये आपके लिए कैसा रहा? मतलब इसमें कुछ स्ट्रगल था आपके लिए या सब कुछ एकदम नॉर्मल था, बस मौके मिलते गए और चौके मारते गए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं था। लोगों की एक अलग रेस होती है। जी। सिंगिंग की रेस अलग है, डांसिंग की रेस अलग है। जी। उसमें आपको पता है जी। कि मैं कम ज्यादा कंपैरिजन है। जी। आप अपने पैरामीटर एक सेट कर सकते हैं कि यार मेरे को इससे ज्यादा अच्छा गाना है, हम्म। इससे अच्छा गाना लग गया, अब मेरे को इससे ज्यादा अच्छा गाना है या इससे अच्छा डांस करना है। एक रेस है, मैं मान लो 10 सेकंड में ये रेस पूरी कर ली है, जी। तो मेरे को अगला आपका टारगेट रहेगा 9 सेकंड में पूरा करना। तो आपके पास एक टास्क रहता है, एक एम रहता है। अब मेरा जो ये फील्ड है फ्लूट बीट बॉक्सिंग, जी। ना तो इसमें कोई कॉम्पिटिटर आया ना कोई बात, और इसमें मैं ज्यादा ज्यादा क्या करता, जो फ्रीलांसिंग आर्ट है वो मैं कर रहा हूँ। स्ट्रगल के मामले में आपको बताऊँ ना, सीरियसली हर एक आर्टिस्ट का स्ट्रगल मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने ओपन माइक्स वगैरह, फिर मैंने सोच लिया कि बहुत ज्यादा ओपन माइक्स कर लिए, अराउंड 50 क्रॉस हो गए थे, मतलब जयपुर बीकानेर साइड से सब जगह मैंने ओपन माइक कंप्लीट किए। देन मेरे को लगा कि नहीं, अब यहाँ से अर्निंग बहुत जरूरी है इंसान के लिए, क्योंकि जब एक आर्टिस्ट अर्न नहीं करेगा तो वो अपना आर्ट की जो वैल्यू है लोगों के सामने नहीं रख पाएगा। जी। तो जैसे ही मैं कहीं परफॉर्म करने के लिए मैं बोलता था कि इतना पेमेंट रहेगा, तो कई जगह ऐसे भी मेरे को बोला है कि भाई जी एक सिंगर आएगा, गिटार बजाएगा अकेला, वो 3,000 लेगा। और उस टाइम जैसे 2500 रुपए में, 2,000 रुपए में, मैं आज से 4 साल पहले भी अच्छी वैल्यू थी 2,000 एक घंटा 2 घंटा परफॉर्म करने के लिए। तो बोलते थे कि आप तो यार ऐसे करते हो, तो मैं उनको ऐसा बोलता था कि मैं भाई जो मैं पेमेंट बता रहा हूँ उसका मैं डबल दूंगा, आप राजस्थान में से कोई बीट बॉक्सर लेके आ जाओ। तो ये एटीट्यूड गंदा एटीट्यूड है मेरे, देखा जाए तो एक आर्टिस्ट की तरफ से, लेकिन ये मेरे को ना चाहते हुए भी उन लोगों के सामने रखना पड़ता है कि यार, ताकि वो इस आर्ट फॉर्म को समझे कि यार फ्लूट और बीट बॉक्स कितना स्ट्रगल। मैं बता रहा हूँ, कहीं परफॉर्म करने जाना होता है, जैसे मान लो शाम को परफॉर्मेंस होगा, अभी जो जोश वर्ल्ड का अपनी जो भी चेक अभी बता रहे थे आप, जी। 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 ये शाम को हुआ सर, और पूरे जोधपुर में से वो अलग अलग ऑडिशंस लिए थे। तो आप, मैं बता रहा हूँ, इसको परफॉर्म करने के लिए मेरे को मेरा पेट खाली रखना पड़ता है। सिर्फ लिक्विड आइटम मैं लूंगा और कुछ खाना नहीं खाऊंगा, नहीं तो क्या होगा, खाने का जो आता है ना, वो ऐसा अजीब से गैस्ट्रेशन वगैरह प्रॉब्लम हो जाएगी। जी। जी। तो मेरे को भूखा पेट रहना पड़ता है। अब भूखे पेट, अब शाम को परफॉर्म करना 7-8 बजे तक, तो वो जोश वाले में क्या हुआ था कि दोपहर को एक राउंड हुआ, सेकंड राउंड 6 बजे हुआ, फिर रात को 9 बजे हुआ। आप देखो पूरा 24 घंटे में भूखा रहा। स्ट्रगल बहुत इस मामले में है। चलिए वो तो ठीक है कि जो आपने स्ट्रगल किया, पर अगर कोई सोचे कि मुझे भी सर की तरह फ्लूट बीट बॉक्सर बनना है, मुझे भी ऐसा फ्लूट बीट बॉक्सर परफॉर्मेंस देनी है, तो उसके लिए क्या टिप्स है, उनके लिए क्या सीखना पड़ेगा? मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंसान को अगर फ्लूट बीट बॉक्सर अगर बनना है तो फ्लूट के बेसिक्स तो एटलीस्ट आने चाहिए। फ्लूट के बेसिक्स के बाद में जो बेसिक सरगम्स और बेसिक राग और अलंकार हैं वो तो आने चाहिए जी। एंड बीट बॉक्स के बारे में मैं आपको एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। मतलब ऐसी अनोखी बात है कि बीट बॉक्स ना तो सिखाई जा सकती है ना सीखी जा सकती है। ये एक मेन पॉइंट है बीट बॉक्सिंग और एक बीट बॉक्सर के लिए। आप दुनिया में जितने भी बीट बॉक्सर्स को अगर ऑब्जर्व करेंगे, आप यूट्यूब पे आपको खूब सारे सिखाने वाले मिल जाएंगे। वो ये कहेंगे बूट्स बूट्स कैट्स कैट्स बूट्स एंड बूट्स, ये बेसिक है, जैसे ये सब सिखा रहे हैं। लेकिन आप किसी बच्चे को नहीं सिखाते। अभी हाँ, हारमोनियम हो गया, गिटार हो गया, तो आप बच्चे को बोल सकते हो बेटा ये देखो ये की दबाओ, ये सा बजेगा सा। गिटार में बेटा ये स्ट्रिंग बजाओ। फ्लूट में भी एक कम से कम बेटा फूक ऐसे मारनी है, सरगम ऐसा निकलेगी। तो इसमें भी स्ट्रगल है जितना हर एक इंस्ट्रूमेंट। बीट बॉक्सिंग मैं समझता हूँ कि अंदर से आता है। आपको अगर सेंस है, बीट्स की नॉलेज है, और आपको अगर एंजॉय करना पसंद, जैसे अपन कहते हैं ना गुनगुनाना, गाना गाते नहीं है लेकिन गुनगुनाते हैं, वैसे बीट्स को अगर आपने गुनगुनाना सीख लिया, आप बीट बॉक्सर। ओके। और इन दोनों को फ्यूज करना और इजी है। जिस दिन ये दोनों हो जाए, आप मेरे को एक बार कांटेक्ट करें, मैं एक बार इसको फ्यूज करना भी सिखाऊं। क्या बात है। तो मतलब इसके लिए कोई क्लासेस तो नहीं लगती है बीट बॉक्स की? तो नहीं लगती, वो खुद से अगर कर पा रहा है और बढ़िया कर पा रहा है, उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बिल्कुल। आप फ्लूट सीख सकते हैं, हारमोनियम सीख सकते हैं, और भी कई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, बट बीट बॉक्सिंग तो खुद से होगा। बिल्कुल। तो आपको क्या चीज है, वैसे तो आपको कई जगह पे स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए बुलाया भी जाता है, पब्लिक का प्यार भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज जो आपको अच्छी नहीं लगती ऑडियंस में? मेरे को ऑडियंस के तरफ से एक ही चीज अच्छी नहीं लगती, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब जैसे आप कहीं जा रहे हो, परफॉर्म में अगर कर रहा हूँ जी। तो आपस में बात कर रहे हैं,
ठीक है ना। अगर जैसे मान लो आर्टिस्ट की भी बता रहा हूँ, एक आर्टिस्ट अगर कोई बैठे हैं जो अपना परफॉर्म किया, तो मैं उनको ढंग से सुन रहा हूँ कि हाँ यार ये बहुत अच्छा है, परफेक्ट आ गया। लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि इग्नोर करते हैं, और ऑडियंस भी इग्नोर कर रही होती है कि क्या कर रहा है, कुछ नहीं, क्या फर्जी है बात। और कोई 2-3 चीजें ऐसे कमेंट पास करता है ना, जैसे मारवाड़ी में अपने जैसे जितने भी मारवाड़ी लोगों को अगर मैं दिखाऊंगा, तो वो जैसे मान लो ऐसे क्या कटु आवाज आ रहा है, ये मजाक तो वो कर लेते हैं, लेकिन ये क्या दर्द होता है कि यार राइट मानसिकता ही ऐसी है कि वो मजाक मस्ती करेंगे, जिसका मुझे पता है कि एज अ मारवाड़ी कि मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, तो मैं बुरा भी नहीं मानता, उस टाइम मैं कर देता हूँ। लेकिन वो जब वो रिपीटेटिव बोलते ना कि कहाँ से आवाज निकाल रहा है, कटु आवाज आ रहा है और पादनारी आवाज की करा, ये 2-3 वर्ड वो हिट करते हैं, तो वो कभी कभी लगता है कि नहीं यार नहीं करना चाहिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे आर्ट फॉर्म के बारे में आप ऐसा एटलीस्ट नहीं बोले, तो मेरे को बुरा लगता है। अभी मैं ये पूछूं अगर आपसे कि आपका इस फील्ड में आगे क्या विजन है, क्या गोल है, क्या सोचते हैं? गोल तो सर ऐसा है कि अभी जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट में जाके आया था मैं जी, जयपुर में, मैंने ऑडिशन क्लियर किया, देन मेरे को दिल्ली बुलाया, मैं दिल्ली ऑडिशन क्लियर करने गया, वहाँ पे भी मेरा क्लियर हुआ भगवान की दया से। देन सेकंड थिंग, मेरे को वो फिर बोलते हैं कि अब आपका आने जाने का फ्लाइट का टिकट्स, रहना करना खाना पीना सब हम देखेंगे, आप तो बस सीधा मुंबई आ रहे हो, मुंबई आ जाओ। ओके। तो एक वो आता है ना, मुंबई आ रहे हो आप, वो एक अलग फीलिंग होती है जी, तो गोल फिर वो मेरे को पता था कि यार कल को अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है, तो नो डाउट मैं अपना एक परमानेंट करियर बनाना चाहूंगा इसको, है ना। तो मैं अगर परमानेंट करियर का इन द सेंस अर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखो मैं क्लियर बोलता हूँ, क्योंकि अंदर की बात है, आप उनसे भी अगर बिना ऑन कैमरा अगर पूछेंगे तो भी ये बोलेंगे नहीं भैया पैसा तो चाहिए, क्योंकि क्या है, आप कल को फिर समाज में घर में आप कुछ तो बोलोगे क्या नहीं, अर्निंग क्या। गोल यही है कि कहीं शोज करें, बड़ा बड़ा स्टेज परफॉर्मेंस मिले, एटलीस्ट इतना अर्निंग करके घर वालों को साबित कर सकें, आसपास के लोगों को साबित कर सकें कि देखो हमको जॉब करने की जरूरत नहीं है, हमको बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, हम अपना आर्ट फॉर्म लेके ही कमा सकते हैं। जी, आप क्या सोचते हैं कि किसी भी आर्टिस्ट को कैसा होना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक बढ़िया आर्टिस्ट बने और बढ़िया बने? बिल्कुल, तो हर एक आर्टिस्ट के बारे में मैं यही कहूंगा कि कॉन्टेक्ट्स और अप्रोच अगर लग सकती है आपको, तो नो डाउट पहले लगाओ, क्योंकि लोग क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं कि नहीं मेरा आर्ट फॉर्म है तो मैं स्ट्रगल करूंगा। अरे आप स्ट्रगल करो, लेकिन आपके पास अगर कॉन्टेक्ट्स हैं, अच्छे बड़े लोगों का अगर साथ है, तो नो डाउट आप उनका हेल्प लीजिए। आप ये जरूरी मत समझिए कि आप अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, ये लोगों को साबित कर देंगे कि मेरे पास देखो इतनी पावर थी, फिर भी मैंने ये पावर यूज नहीं किया। नहीं, आपके पास अगर है तो नो डाउट यूज करो। प्रैक्टिकल वर्ल्ड की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि क्या तालियां कभी भी पेट नहीं भरेगी आपका, वो मन ही भरेगी। तो अगर आपके पास पहुंच है ना, आपका विधायक है, आसपास के एरिया के बड़े नेता है, जो आपसे बातचीत हो रही है, आपके पापा के, चाचा के, फलान जी के, कोई बात आप लगाओ, अप्रोच लगाओ और आप आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि आप केवल सोशल मीडिया पे फेमस होकर आगे चले जाओगे, या कोई बड़ा टैलेंट हंट आएगा आप वहां पे परफॉर्म करके चले जाओगे। नहीं हो सकता, तो जैसे जो रास्ता मिले आगे बढ़ो। तो देखा, बहुत सारे सवाल वैसे और भी मेरे बचे हैं, लेकिन इंटरव्यू की समय सीमा को भी ध्यान में रखते हुए हमें ये इंटरव्यू सेशन रखना था। बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को, जानने को मिली। ऑल ओवर इसमें इंटरव्यू में आपने देखा कि आशीष जी क्या सोचते हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, क्या इनके लाइफ के विजन है, वो सारी चीजें जानने को, सीखने को मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने समय दिया, और आपने जो बात बोली कि ऑडियंस, स्पेशली इसमें एक टॉपिक था कि ऑडियंस को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कलाकार को आप अगर मोटिवेट नहीं कर सकते, प्रोत्साहित नहीं कर सकते, तो उनको ऐसे भी ट्रीट मत करो कि वो डिमोटिवेट हो जाए। बिल्कुल ठीक है, ये तो ठीक है, आशीष जी काफी हिम्मत रखते हैं, अपना मजबूत इरादों के साथ चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए मारवाड़ लाइव चैनल पर। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। इसका मुख्य कारण यही है कि भैया आपके पास लगातार हमारे जो वीडियो आ रहे हैं वो सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिले। आपको ये इंटरव्यू सेशन कैसा लगा, आशीष जी की बातें कैसी लगी, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और प्यार लुटाना है, प्यार देना है तो दबा के लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम। जय श्री राम।